हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें। ओके, आज के सेशन को अपन प्रारंभ करते हैं और टॉपिक अपना अगला। लास्ट टाइम अपन जो पढ़ रहे थे यूनिट, और यूनिट का नाम क्या था? नहीं, मैन यूनिट, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। ठीक है, इसी की हम चर्चा कर रहे थे और इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला जो पॉइंट अपन ने प्रारंभ किया था, वो पहला पॉइंट कौन सा था अपना? वो था दोस्तों अपना परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने लास्ट टाइम जो बात की वो अपन ने डब्ल्यूबीसी की। सबसे पहले अपन ने आरबीसी की बात की थी, फिर अपन ने किसकी बात की? डब्ल्यूबीसी की, क्योंकि हम पढ़ रहे थे रक्त का संगठन। क्या पढ़ रहे थे? रक्त का संगठन। पहला टॉपिक अपनी यूनिट का यही था, रक्त का संगठन। तो जरा जल्दी से बता दीजिएगा कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? दो प्रकार के, यानी कि रक्त दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। पहला पदार्थ कौन है? कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं। और दूसरा पदार्थ कौन है? प्लाज्मा। दूसरा पदार्थ है, बोलो कणिकाएं कितने प्रतिशत? 45। प्लाज्मा 55%। बात क्लियर यहां तक? कणिकाएं कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, प्लेटलेट्स। क्लियर? ये हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने आरबीसी कंप्लीट कर लिया था, हमने डब्ल्यूबीसी कल पढ़ लिया था। आज हम प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और इनके आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगाएंगे आज का, प्लेटलेट्स, बिंबाणु, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, बिंबाणु। हेडिंग लगा लो, फिर इधर ध्यान देंगे। यस, सबसे पहली बात दोस्तों, एग्जाम में हमसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे पूछेगा इन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं मित्रों? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अगली बात आती है कि इनका जीवन काल, क्योंकि सेल है तो जीवन काल कितना? तो इनका जीवन काल जो है प्रॉपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है 3 से 10 दिन। कितना है? और ओनली 10 दिन भी आप लिख सकते हो सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीवन काल हो गया 3 से 10 दिन। निर्माण पूछेगा। क्या पूछेगा? निर्माण, कि ये कहाँ बनती हैं। तो इनका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इनका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। पूरे रक्त का निर्माण ही कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, क्योंकि आरबीसी भी कहाँ बन रही है? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी भी अस्थि मज्जा में, प्लेटलेट्स भी अस्थि मज्जा में, प्लाज्मा भी अस्थि मज्जा में। तो सभी पदार्थ जब अस्थि मज्जा में बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में हो रहा है। और सबसे ज्यादा रक्त का उत्पादन या सबसे ज्यादा रक्त का निर्माण कहाँ होता है? फीमर में। बताया था मैंने, क्योंकि फीमर सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर की, और सबसे बड़ी है तो इसके अंदर अस्थि मज्जा भी सबसे ज्यादा होगा। और जहां अस्थि मज्जा सबसे ज्यादा होगा वहां पर रक्त का निर्माण भी सबसे ज्यादा होगा। आगे हम बात करते हैं कि इन प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। तो दोस्तों, यदि हम इनके कार्य पर प्रकाश डालें तो इनका कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का बनाना इनका मुख्य कार्य है। एक शब्द हमारे सामने थोड़ा नवीन आ गया, नया आ गया, वो है रक्त का थक्का। इस रक्त के थक्के को हम समझते हैं कि ये क्या है दोस्तों। रक्त का थक्का, रक्त के थक्के या क्लोट से मतलब है रक्त का जमना। जमने से मतलब हुआ कि जैसे हमारे लगी चोट। क्या लगी? चोट लगी। चोट लगने के बाद रक्त बहता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ समय के बाद में रक्त का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ब्लड क्लॉट हो गया, अर्थात रक्त का क्या बन गया? थक्का बन गया। इस थक्के से संबंधित एग्जाम में 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है कि चोट लगने के बाद यदि 5 मिनट में, कितने मिनट में दोस्तों? 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है तो हम कहेंगे ऐसा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है। क्या है?
स्वस्थ व्यक्ति है। प्रश्न पूछता है एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का थक्का बनने का समय अवधि कितनी है? तो 5 मिनट। चोट लगने के बाद लगभग 5 मिनट के बाद रक्त का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। और यदि दोस्तों रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से अधिक का समय लगता है, 5 मिनट से अधिक का समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है। क्या है? विटामिन के की कमी है। क्लियर? और यदि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बने ही नहीं, चोट लगी पूरा रक्त ही बह गया, रक्त का थक्का बना ही नहीं, ब्लड क्लॉट हुआ ही नहीं, तो यहां लिखूंगा मैं रक्त का थक्का बने ही नहीं, बने ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति है कि किसी व्यक्ति में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बन ही नहीं रहा है, तो हम कहेंगे वो व्यक्ति किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया से ग्रसित है। किससे? हीमोफीलिया नामक रोग से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया से ग्रसित है। ये हीमोफीलिया होता क्या है? हालांकि आपको जेनेटिक्स में मैं कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगा, फिर भी मैं यहाँ फैक्ट लगा के बता देता हूं इसके बारे में कुछ। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मित्रों, ये जो हीमोफीलिया है ये एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? जेनेटिकल डिजीज है, आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग का मतलब क्या समझते हो? एक ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है। ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है वो क्या कहलाता है? आनुवांशिक रोग कहलाता है। इस हीमोफीलिया रोग को वीआईपी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीआईपी कह दो, या इसी को कहते हैं शाही रोग। अब आप कहेंगे साहब इसको वीआईपी या शाही रोग क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रोग की जो खोज हुई थी वो ब्रिटेन के शाही परिवार में। कहां पर? ब्रिटेन के शाही परिवार में, शाही परिवार में। तो ब्रिटेन का जो शाही परिवार था, विक्टोरिया का जो परिवार था, उसमें सभी पुरुष सदस्यों की मृत्यु इसी रोग के कारण हो गई। तो जब जांच की गई, खोज की गई, तो पता चला कुछ ऐसा एक नया डिजीज है जिसके कारण से ये समस्या आ रही है। इस हीमोफीलिया रोग की एक खास बात है कि इसमें जो रोगी होते हैं ना वो केवल पुरुष होते हैं। रोगी कौन होते हैं? पुरुष। और जो वाहक होती है ना वो होती हैं महिलाएं। वाहक कौन होती हैं? महिलाएं। हालांकि मैं आपको आगे इसका पूरा डेरिवेशन बताऊंगा ऐसा क्यों, लेकिन थोड़ा सा भी बता देता हूं। रोगी का मतलब होता है जिसके शरीर में लक्षण प्रकट हों। मैंने कहा कि एक व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, आपने लक्षण देखा और आपने कहा साहब ये तो बीमार है। एक व्यक्ति बिल्कुल आराम से बैठा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना वो खांस रहा है, ना वो छींक रहा है, ना उसका शरीर गर्म है, आप उसको रोगी कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, रोगी किसे कहेंगे? जिसमें रोग के लक्षण दिखते हैं, प्रकट होते हैं। तो ये जो आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, इसके लक्षण जो प्रकट होते हैं वो केवल पुरुष में होते हैं। बाकी महिला जो होती है वो केवल वाहक होती है। वाहक का मतलब इस हीमोफीलिया का जो जीन, कोई भी रोग है, कोई भी लक्षण है, और लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है कौन? जीन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इस हीमोफीलिया का जो जीन है दोस्तों, ये जीन मादा में उपस्थित तो होता है, महिला में उपस्थित तो होता है, लेकिन महिला में लक्षण प्रकट नहीं करता। अब आप कहेंगे साहब क्यों नहीं करता? तो वो डेरिवेशन आगे मैं पूरा समझाऊंगा, बाकी थोड़ा सा बता देता हूं। महिला में दोनों गुणसूत्र क्या है, और जिस एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन जुड़ता है, H फॉर हीमोफीलिया, जिस गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन जुड़ता है वो निष्क्रिय हो जाता है और दूसरा सक्रिय हो जाता है। बोलो, ये तो हो गया अप्रभावी, ये हो गया प्रभावी। जिस पर जीन जुड़ता है वो तो क्या हो जाता है? अप्रभावी। और जिस पर नहीं जुड़ा हुआ होता रोग का जीन वो क्या होता है? प्रभावी। तो याद करो मेंडल साहब का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम। किसके लक्षण प्रकट होंगे? प्रभावी गुणसूत्र के, प्रभावी जीन के। तो इस एक्स के लक्षण प्रकट होंगे, इसके लक्षणों को ये दबा देगा, और इसके साथ हीमोफीलिया का जीन जुड़ा हुआ है। तो जीन तो उपस्थित है लेकिन लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे वहन तो कर रखा है, मादा ने हीमोफीलिया के जीन को ग्रहण तो कर रखा है, वहन तो कर रखा है, लेकिन उसमें लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसलिए केवल क्या शब्द बोलेंगे? वाहक बोलेंगे। आगे मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इसके अलावा देखिए, हमने कहा कि यदि थक्का 5 मिनट से ज्यादा जमने में, थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगता है तो विटामिन के की कमी होती है, यही हमने कहा। तो विटामिन के की अपन अब बात करें, हालांकि पूरा आपके फूड और न्यूट्रिशन में सारा का सारा पोर्शन आगे आने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। विटामिन जो है के, ये वसा विलय विटामिन है। कैसा? वसा विलय। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, जल विलय और वसा विलय। वसा विलय में 4 हैं, कौन कौन से? A, D, E और
के। तो ये जो के विटामिन है इसको कहते हैं नेप्थोक्विनोन। क्या कहते हैं? नेप्थोक्विनोन। हाँ, केमिकल नेम, रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन, या इसी को हम कहते हैं फाइलोक्विनोन। क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन। और ये जो है दोस्तों रक्त के थक्के में सहायक होता है। और विटामिन के का जो स्रोत होता है, सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है टमाटर। कौन होता है? टमाटर होता है। हालांकि आगे अपन बात भी करेंगे। तो हम चर्चा जो कर रहे हैं वो चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? प्लेटलेट्स के बारे में कर रहे हैं। हमने कहा कि इनको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जीवन काल कितना? लगभग 10 दिन होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। थक्के से संबंधित 3% देखें कि यदि थक्का 5 मिनट में बनता है तो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो हम कहेंगे व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है। और यदि चोट लगने के बाद थक्का बने ही नहीं तो हम कहेंगे व्यक्ति किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। फिर हमने इनके बारे में जाना। अब आगे हम बात करते हैं। यस, धैर्य रखेंगे, ठीक है। यस, अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है वो आपसे कह सकता है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं, इन प्लेटलेट्स की संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या। तो संख्या के विषय में जब भी हम बात करेंगे तो इनकी संख्या सामान्यतः, या लिख देता हूं यहां पर लगभग, है ना, लगभग में लिख देता हूं, लगभग 4 लाख कितनी होती है? ठीक है, 1.40 से 1,40,000 से 4 लाख होती है। मैक्सिमम लिख देता हूं 4 लाख प्रति घन mm। कितने रक्त में? 1 घन mm में लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? 4 लाख होती है। कितनी होती है? 4 लाख। अब कई बार आपसे ये प्रश्न पूछता है कि इस प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। बिल्कुल होती है संख्या कम। तो संख्या कम जो होती है वो किस में होगी? किसी ना किसी रोग में, किसी ना किसी रोग में कम होगी। और वह रोग जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है क्या कहलाता है? डेंगू। किसमें? डेंगू में। डेंगू जो रोग है, इस डेंगू के अंदर हमारे शरीर में किसकी संख्या कम होती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। मैंने आपको बताया था, आप फ्लैशबैक पे जाइए एक बार, ठीक है, और सोचिए, मैंने आपको वहां ये भी बताया था कि आरबीसी की जो संख्या कम होती है, यस, आया कुछ याद? आरबीसी की संख्या कम होती है किस रोग में? मलेरिया में। किसमें? मलेरिया में। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। यस, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है किस रोग में? टाइफाइड और एड्स में। टाइफाइड और एड्स में। टाइफाइड और एड्स के अंदर किसकी संख्या कम होती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। हमने कहा कि प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है किसमें? डेंगू में। किसमें होती है? अब इस डेंगू के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये डेंगू जो है सामान्य एक बुखार है। क्या है? बुखार। डेंगू बुखार है। और इसका जो वाहक है, ठीक है, इस डेंगू का जो वाहक है वो है एडिज एजीप्टाई मच्छर। कौन है? एडिज एजीप्टाई मच्छर। और कौन सा मच्छर? तो मैं लिख देता हूं मादा मच्छर। ठीक है, मादा मच्छर। मलेरिया का वाहक भी कौन होता है? नहीं, मलेरिया का वाहक एनाफिलिज। कौन है? लेकिन कौन सा? नर या मादा? मादा। अभी मैंने बताया ना, वाहक कौन है? मादा। तो एडिज इजिप्टाई कैसा है? मादा मच्छर है, जो कि इस डेंगू का क्या होता है? वाहक। और इस एडिज इजिप्टाई की एक खास बात होती है दोस्तों, ये दिन के समय काटता है। कब काटता है? दिन में काटता है। ठीक है, दिन में काटता है। मलेरिया की हम बात करें तो मलेरिया जो रोग है, इस मलेरिया का वाहक कौन है? बोलो। मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलिज। मादा एनाफिलिज मच्छर। मादा एनाफिलिज मच्छर मलेरिया का क्या है? वाहक है। ठीक है, और इस मलेरिया के विषय में आप कई बार देखते हैं, आपको एक प्रश्न पूछ लेता है कि मलेरिया की दवा कुनैन। मलेरिया की दवा क्या है? और यहां से अगला प्रश्न बना लेता है कि कुनैन की प्राप्ति कहां से होती है? तो कुनैन की जो प्राप्ति होती है, कुनैन जो दवा है, इसकी जो प्राप्ति होती है दोस्तों, ये प्राप्ति होती है सिनकोना नामक वृक्ष से। किससे? सिनकोना वृक्ष से। और सिनकोना वृक्ष का भी कौन से भाग से? छाल वाले भाग से। कौन से भाग से? छाल से। हालांकि इसका पूरा नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस। क्या नाम है? सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस। हम जहां डिजीज पढ़ेंगे ना,
जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक और प्रोटोजोआ जनित रोग और आनुवंशिक रोग और जननांगों संबंधित रोग। इन 6 पॉइंटों में हम इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले। अभी आपको जस्ट नॉर्मल बता रहा हूँ क्योंकि बीच में आते जा रहे हैं तो अपना जो माइंड मैप है वो क्लियर होता चले। तो हमने कहा कि संख्या कम होती है किसमें? डेंगू में। किसमें कम होती है? डेंगू में। जब प्लेटलेट्स डेड होती हैं तो कहां पहुंचेंगी? बोलो, आरबीसी डेड होके कहां जा रही है? प्लीहा में। डब्ल्यूबीसी कहां जाएंगी? प्लीहा में। और ये भी कहां जाएंगी? ठीक है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे तो सीधा हम कह सकते हैं कि रक्त की कोशिकाएं डेड होने के बाद, मृत होने के बाद कहां जाती हैं? प्लीहा में जाती हैं, इसलिए उसको कब्रिस्तान कहा जाता है। क्लियर? यस। तो ये हमने बात की किसके बारे में? हमने बात की ये थ्रोम्बो। देखिए, जब भी रक्त का निर्माण पूछे और आपसे बच्चों में पूछे, बच्चे भी ना कह के वो आपसे कहेगा भ्रूणीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में। तो भ्रूणीय अवस्था में यकृत में निर्माण होता है। कहाँ होता है? यकृत में। और जो संग्रहण होता है वो प्लीहा में होता है, इसलिए उसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो नोट करो जैसे मैं लिखाता हूं। हेडिंग लगाया आपने प्लेटलेट्स। आज आप पहली बार आए? रेगुलर आने? ओके। प्लेटलेट्स लिखो पहला डेस लगा के। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जीवन काल ये नोट कर लो, पूरा एज इट इज नोट कर लो। ठीक है। नोट कर लो। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, जीवन काल 3 से 10 दिन। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो। कार्य रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग। और रक्त के थक्के से संबंधित 3 बातें आप यहां पर नोट कर सकते हैं। थक्का 5 मिनट में बनता है, व्यक्ति स्वस्थ है। थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगता है तो विटामिन के की कमी है। और तीसरी बात कि यदि चोट लगने के बाद थक्का बने ही नहीं तो व्यक्ति किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया से। बढ़े आगे। यस। नाउ अब आप नोट कीजिएगा आगे। ठीक है, फैक्ट लगा के नोट करें। फैक्ट्स। विटामिन के वसा विलय विटामिन है। रासायनिक नाम इसका नेप्थोक्विन फाइलोक्विनोन है। मुख्य स्रोत इसका टमाटर है। सोर्स। विटामिन के वसा विलय विटामिन है। रासायनिक नाम, केमिकल नेम इसका नेप्थोक्विनोन या कह दो फाइलोक्विनोन। इसका सोर्स है टमाटर। यस। नोट कीजिएगा, अगला फैक्ट लगाएंगे। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। ऐसे ही एरो बना बना के लिखा करो, ठीक है? जिस तरह से मैं बता रहा हूं तो नोट्स आपके काफी अच्छे बन जाएंगे। आनुवंशिक रोग है। अगली बात लिखें, वीआईपी रोग है या शाही रोग है? वीआईपी रोग कहते हैं या शाही रोग भी कहते हैं। खोज ब्रिटेन के शाही परिवार में हुई थी।
हाँ है ना, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। ब्रिटेन के शाही परिवार में। मेरे एक दूर की रिलेशन में देखा, एक बच्चा था, उसके था, फिर वो एक्सपायरी हुआ, 8-10 साल का हो गया था। इसका अभी कोई इलाज ऐसा है नहीं, कोई जेनेटिकल डिजीज है। रोगी इसमें पुरुष होते हैं। क्यों होते हैं पुरुष, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इनमें लक्षण प्रकट होते हैं, इनमें लक्षण प्रकट होते हैं, इनमें मतलब पुरुषों में, पुरुष में लक्षण प्रकट होते हैं इसलिए रोगी हो गया। वाहक महिला होती है क्योंकि महिलाओं में लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, जीन तो उपस्थित होती है लेकिन लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब आगे लिखो मैन। ठीक है, वो तो फैक्ट हो गई बीच में। अब मुख्य लाइन जो चल रही थी, लिखो संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 4 लाख प्रति घन mm पर क्यूब mm। नोट कीजिए आगे, बीच में 2 फैक्ट आ गए थे, उससे पहले मेन लाइन जो चल रही थी ना प्लेटलेट्स के बारे में, लिखें संख्या लगभग 4 लाख प्रति घन mm। संख्या लगभग 4 लाख प्रति घन mm। नीचे एरो लगा के लिखेंगे, संख्या कम होती है रोग जिसका नाम है डेंगू। डेंगू बुखार है, वाहक एडिस एजिप्टाई मादा मच्छर है, दिन में काटता है। नोट कर लो एज इट इज इसको। फिर आरबीसी वाला भी लिख लो, और फिर ये डब्ल्यूबीसी वाला भी नोट कर लीजिएगा। संख्या कम होती है रोग जिसका नाम है डेंगू बुखार है, वाहक एडिस एजिप्टाई मादा मच्छर है, दिन में काटता है। फिर आरबीसी की संख्या कम जिस रोग में होती है वो मलेरिया, मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर। दवा मलेरिया की कुनेन, कुनेन की प्राप्ति सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है जिस रोग में, टाइफाइड और एड्स। आपको पता है कि जो कुनेन दवा है उसकी खोज किस तरह से हुई थी? ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कुनेन जो दवा बनी मलेरिया के लिए, उसकी खोज कैसे हुई थी। जब, यहाँ नोट लगा के मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जब मलेरिया रोग होता है, कौन सा? मलेरिया, तो हमें पता है कि मलेरिया में किसकी संख्या कम होती है, तो मलेरिया में आरबीसी की संख्या कम होती है। आरबीसी की संख्या कम, आरबीसी की संख्या कम होती है। अब आरबीसी की संख्या कम होगी तो आरबीसी के अंदर ही कौन है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी? मात्रा कम। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा बता देता हूं मैं आपको। कभी भी आपसे अगर प्रश्न पूछ ले एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा से रिलेटेड 2 प्रश्न आपको पूछ सकता है कि सामान्यतः पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो पुरुषों में होती है दोस्तों 15 से 16%। कितनी होती है? 15 से 16। और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 12 से 13% होती है। ठीक है, ओके। अब देखो, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी भाई, जब मलेरिया हो गया, आरबीसी की संख्या कम, आरबीसी की संख्या कम होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो क्या समस्या आएगी? जब हीमोग्लोबिन कम है तो O2 व CO2 का परिवहन, O2 व CO2 का परिवहन क्या हो जाएगा?
अवरुद्ध हो जाए, कम हो जाएगा, यूं कह दो। O2 CO2 का परिवहन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि O2 और CO2 का परिवहन, फेफड़ों से ऑक्सीजन को अंगों में बनी हुई CO2 को वापस फेफड़ों में लाने का कार्य कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन ने तो कर रहा है खुद के साथ जोड़ के। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, तो कम ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कम CO2 बाहर निकलेगी, यानी CO2 जो हानिकारक गैस है वो भी कम बाहर निकल रही है और जो अच्छी है वो कम जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो डॉक्टर हैं वो सलाह देते हैं कि जब मलेरिया होता है और आरबीसी की संख्या कम होती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, ऊंचाई पर। कहाँ जाना चाहिए, ऊंचाई पर जाना चाहिए, ऊंचाई पर जाना चाहिए, ऊंचाई पर जाना चाहिए। ऊंचाई पर जाने से, ठीक है, जो हिल स्टेशन होते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। ऊंचाई पर जाना चाहिए, ऊंचाई पर जाने पर क्या होती है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। अब हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने कुनेन दवा बनाई, उनकी जो मिसेज थी दोस्तों, ठीक है, उन वैज्ञानिक की मिसेज को क्या हो गया, मलेरिया। क्या हो गया, मलेरिया। तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि भाई हिल स्टेशन जाओ, तो इनको भेजा गया हिल स्टेशन। कहाँ भेजा गया, पहाड़ी क्षेत्र पर, ऊंचाई वाले क्षेत्र पर रहने के लिए भेजा गया। जब ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक जानते ना, जैसे अपन खेत में घूमते हैं इधर से उधर, तो अमूमन एक आदत होती है, ठीक है, अपन सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो पता है, जब अपन खेतों में आते जाते हैं तो कोई ना कोई पौधे की पत्ती तोड़ ली, मुंह में चबाने लग गए, ऐसा होता है ना अक्सर, ठीक है, सरसों के खेत में गए, तोड़ लिया, उसको चबाने लग गए। तो ऐसा ही उन्होंने किया कि जब ये मैडम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करती थी तो वहां पर कुछ पौधे थे, तो सामान्यतः उन पौधों की जो पत्तियां थी उनको ये ऐसे ही तोड़कर क्या करने लगे, खाने लगे, और ये बहुत जल्दी सही हो गए। क्या हो गए, बहुत जल्दी सही हो गए। तो उन्होंने देखा यार इतनी जल्दी सही कैसे हुई, है ना, इतनी जल्दी सही कैसे हुई। तो फिर उनकी दिनचर्या पर उन्होंने अध्ययन किया, और दिनचर्या पर अध्ययन किया तो पता चला कि उन्होंने कोई पौधा था, उसकी पत्तियां जो है वो खाई, ठीक है। फिर इस जो पौधा है, इस पौधे पर जब आगे रिसर्च किया गया तो पता चला कि साहब इसके अंदर ही है एक कुनेन नामक पदार्थ, ठीक है, जो एक एल्केलॉइड्स है, और ये मलेरिया के अंदर दवा के रूप में हमारे शरीर के लिए सहायक है। फिर और रिसर्च किया गया तो पता चला कि इस पौधे में जो कुनेन की मात्रा है, ये जो कुनेन एल्केलॉइड्स है, ये सबसे ज्यादा इसकी छाल में पाया जाता है। ऐसे करके कुनेन के बारे में क्या चला था, पता चला था। ठीक है, यस। तो अब देखिए, हमने प्लेटलेट्स की बात की, तो रक्त के अंदर आरबीसी अपना हो गया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी अपना हो गया, और कौन हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। अब रक्त के संगठन में एक ही पदार्थ बाकी बचा है, कौन सा, प्लाज्मा। तो अब हेडिंग लगाओ प्लाज्मा। नेक्स्ट अगला पॉइंट अपना प्लाज्मा। हेडिंग लगाइए दोस्तों प्लाज्मा, हेडिंग लगा दो, ध्यान दो मित्रों। हमें यह बात पता चल चुकी है कि प्लाज्मा कुल रक्त का कितना होता है। तो ये कुल रक्त का 55% भाग है। कितना, 55% होता है। मान लीजिएगा 100 ml रक्त है, कितना, 100 ml रक्त है, तो उसमें से 55 ml क्या है, प्लाज्मा है। यही तो मतलब हुआ कि जितना हमारे पास रक्त है उसका 55% क्या है, प्लाज्मा, 55%। ओके, अब आगे बात आती है कि ये जो 55% प्लाज्मा है, कितना प्रतिशत है, 55% प्लाज्मा। इस 55% प्लाज्मा में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, यानी ये 2 भागों में डिवाइड है। कैसे 2 भागों में डिवाइड है, इस तरह से। एक भाग तो है 90%, तो एक तो लिख देता हूं 90% भाग, और शेष बच गया कितना, 10% भाग। कितना भाग, 10%। बात समझ में आ रही है। टोटल हमारे रक्त में कुल प्लाज्मा कितना, 55%। उस 55% भी 2 भागों में बटा हुआ है। इस 55% का 90% जो भाग है, ये 90% भाग तो क्या है, जल है। क्या है, जल है, H2O है। क्या है, ठीक है। तो वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी, 90%। और जब किसी पदार्थ में 90% जल है तो उस पदार्थ की अवस्था क्या होगी दोस्तों, तरल होगी कि नहीं होगी, द्रव होगी कि नहीं होगी। इसलिए तो रक्त तरल है, अपन ने पढ़ा था कि तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। 90% जल है इसलिए तरल है।
10% जो भाग है, ये 10% भाग भी फिर से 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? एक भाग का नाम तो है कार्बनिक पदार्थ। क्या नाम है? कार्बनिक भाग बोल दो या कार्बनिक पदार्थ कह दो। और दूसरा जो भाग है मित्रों वो है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ सबको पता है, साइंस के विद्यार्थियों, बताने की जरूरत नहीं है कि जिन पदार्थों में कार्बन उपस्थित होता है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनके अंदर क्या क्या है? कार्बनिक पदार्थों में जैसे यूरिया, क्या पाया जाता है? यूरिया। जैसे दोस्तों पाया जाता है प्रोटीन, क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो ये सभी भाग तो किसके अंदर हैं? कार्बनिक पदार्थ के रूप में है। ठीक है, प्रोटीन में अलग अलग प्रोटीन है जो आगे अपन चर्चा भी करेंगे इसी में। ठीक है, अब देखो अकार्बनिक जो भाग है, इस अकार्बनिक भाग में जैसे सोडियम आयन है, जैसे क्लोराइड आयन है, जैसे मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, ये सभी जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये सभी किस में पाए जाते हैं? अकार्बनिक पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। तो अब उल्टा समझना इसको, ये अकार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक पदार्थ और ये जल, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। हमने कहा कि प्लाज्मा में कितना जल है? अब इस 90% जल का क्या है मामला वो मैं आपको बताता हूं। ये प्लाज्मा है और इस प्लाज्मा में 90% ये लो जल है। क्या है? 90% जल है, H2O है। ठीक है, अब 90% जो जल है इसी के अंदर डूबी हुई है कौन? RBC। इसी के अंदर डूबी हुई है कौन? WBC। और इसी में डूबी हुई है कौन दोस्तों? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये RBC, ये WBC, ये प्लेटलेट्स किसके अंदर? ये सारी की सारी इस प्लाज्मा के अंदर डूबी हुई है। किसमें घुली हुई है? प्लाज्मा के अंदर डूबी हुई है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछता है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखते हैं आप कितना दिमाग लगा पाते हो। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, अब मैं चलता हूं उसमें आगे। आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया, मैं जरा फैक्ट बनाकर लिख देता हूं इसको। प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया? रक्त की अवस्था कैसी? रक्त की अवस्था बोलो कैसी होती है? स्टेज ऑफ ब्लड। ठीक है, कैसी स्टेज होती है? तरल है। ठीक है, रक्त की अवस्था कैसी है? तरल है। कह सकते हो द्रव है, कह सकते हो लिक्विड है, एक ही बात है। ओके, लेकिन अगला प्रश्न, मेरा अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त की तरल अवस्था या लिक्विड फेज, रक्त की तरल अवस्था किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? क्या जवाब दोगे? प्लाज्मा के कारण। एस्ट्रो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लाज्मा के कारण। रक्त की तरल अवस्था किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण। तो हम यहां लिख सकते हैं प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा के कारण। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा घूम के आता है, वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे कहेगा मित्रों कि रक्त की पीएच मान कितनी? रक्त की पीएच मान, तो सबका जवाब आता है 7.4। और जो 7.4 है ये हम सबको पता है कि दुर्बल बेस है। ठीक है, वीक बेस है। हल्का क्षारीय है या दुर्बल क्षारीय कह दो, दुर्बल क्षार कह दो, या वीक बेस कह दो, हल्का क्षार कह दो, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन अगला प्रश्न, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे कहेगा कि रक्त की पीएच किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? ये लो साहब, ये प्रश्न उसने पूछ लिया। हमें ये तो पता है कि रक्त की पीएच 7.4 होती है, लेकिन उसने प्रश्न ये अलग पूछ लिया। क्वेश्चन उसने पूछा कि रक्त की पीएच किसके कारण होती है? रक्त की पीएच किसके कारण होती है? तो रक्त की पीएच प्लाज्मा के कारण होती है। किसके कारण होती है? एक्चुअल में, हकीकत में जो 7.4 पीएच है ना, ये प्लाज्मा की होती है। और प्लाज्मा के अंदर ही RBC, WBC और प्लेटलेट्स घुले हुए हैं, तो सारे एक जगह मिल गए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रक्त कहेंगे। तो उसकी पूरे की पीएच कितनी होगी? 7.4। लेकिन एक्चुअल में किसकी है? प्लाज्मा की है। तो रक्त की पीएच किसके कारण होती है? तो हम लिखेंगे प्लाज्मा के
कारण। किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण होती है। ये पीएच अपने सामने एक नया सा शब्द आया है जिसके बारे में मैं कुछ यहां पर बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, पीएच जो है इसका पूरा नाम आप कह सकते हो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये भी कह सकते हो पी फॉर परसेंटेज, एस फॉर हाइड्रोजन आयन, चलेगा। आप इसी को कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसी को आप कह सकते हैं पी फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक ही बात है। इस पीएच के जो खोजकर्ता थे मित्रों सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की खोज की और इस पीएच के आधार पर उन्होंने किसको समझाया? पदार्थ की प्रकृति को, पदार्थ की नेचर ऑफ मैटर को इन्होंने समझाया, पदार्थ की प्रकृति को इन्होंने समझाया। क्या समझाया? ये समझाया कि कोई भी पदार्थ जो है वो पीएच के आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है? कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? यदि पदार्थ की पीएच 0 से 7 के बीच है, अम्लीय एसिडिक। यदि पदार्थ की पीएच 7 से 14 के बीच है, क्षारीय बेसिक। यदि पदार्थ की पीएच फिक्स 7 है तो न्यूट्रल उदासीन होगा। और यदि किसी पदार्थ की पीएच मान नो चेंज, ऐसे पदार्थ जिनकी पीएच का मान कभी बदलता ही नहीं है, ऐसे पदार्थों को इन्होंने क्या कहा? बफर। क्या कहा दोस्तों? बफर विलयन कहा, बफर सॉल्यूशन कहा। और अब यहां से प्रश्न पूछता है बहुत ही बेहतरीन, वो बेहतरीन प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन एक सबसे अच्छा बफर विलयन, तो यहां पर हम कह सकते हैं कौन? वैसे डायरेक्ट ही नाम बोल दो पूरा ही, क्या बोलेंगे? ब्लड। क्यों? रक्त की पीएच कितनी? मैंने कहा बेटा ये लो नींबू अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? अम्लीय है। सिट्रिक एसिड है, अम्लीय है। मैंने कहा एक नींबू चूस जाओ, आप कहे सर नींबू चूस गए, अब आपकी रक्त की पीएच का मान चेक करूं कितना आएगा। मैंने कहा 2 नींबू और चूस जाओ, अब आपकी रक्त की पीएच का मान चेक करूं कितना आएगा? 7.4। जबकि वो सारा पदार्थ जो हम खा रहे हैं वो फाइनली किस में जा रहा है? रक्त में जा रहा है, लेकिन रक्त की पीएच 7.4 ही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो ऐसे विलयन जिनकी पीएच का मान नो चेंज होता है, कभी बदलता नहीं है, वो बफर विलयन कहलाते हैं। बफर विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? रक्त, जिसकी पीएच का मान कभी बदलता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे। यस, अब हम बात करते हैं इस प्लाज्मा के विषय में। तो आपको प्लाज्मा के बारे में जो है पूछ सकता है दोस्तों कि प्लाज्मा का रंग कैसा? प्लाज्मा का रंग तो बिल्कुल हल्का पीला, लाइट येलोइश, हल्का पीला रंग होता है। कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है दोस्तों। किसका? प्लाज्मा का। इस प्लाज्मा का जो संग्रहण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, यह किया जाता है दोस्तों पाउडर के रूप में। किस रूप में? पाउडर के रूप में। क्यों? इसलिए क्योंकि 90% इसमें जल है, और आप कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें पानी है उसको स्टोर करके रख दोगे तो क्या उसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं होंगे? इसलिए कई बार एक सामान्य सा उदाहरण समझाता हूँ। घर पे मम्मी लोग जो गंवार की फलियां होती हैं, ठीक है, जो मंगोड़ियाँ होती हैं, उनको डायरेक्ट ही रखते हैं क्या? सुखा के रखते हैं। क्यों? ताकि वो खराब नहीं हो। क्योंकि जहां पर जल होगा वहां पर जीवाणु उत्पन्न होंगे। क्यों होंगे? इसलिए होंगे, जरा पीछे चलिए, 11th क्लास के एक टॉपिक में आप लोगों को लेके चलता हूं, जीवन की उत्पत्ति में, जहां आपने देखा होगा कि इस पृथ्वी में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। और ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया करते हैं? जल के साथ क्रिया करते हैं और जीव का निर्माण करते हैं। और इसी को कहा गया था स्वतः जननवाद, कि जीव की उत्पत्ति स्वतः हुई, अपने आप हुई है। कुछ लोगों ने कहा था कि देवीय प्रकोप है, एक देवी थी उसके कारण से हम प्रकट हुए, ठीक है। तो ये स्वतः जननवाद था, और ये बिल्कुल सही बात है। आप कचरा उठाइए, उस कचरे में थोड़ा पानी डाल के और पॉलीथीन को पैक करके रख दो, क्या 3 दिन बाद कीड़े पैदा नहीं हो जाएंगे?
कहाँ से आए कीड़े, तो हमने डाले ही नहीं थे, फिर वो जीव आया कहाँ से। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि उस कचरे में कार्बनिक पदार्थ है, हमने पानी डाला, वो पानी के साथ क्रिया करे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या बना लिए, जीव का निर्माण हो गया। ठीक है, इसलिए स्वतः जननवाद को ज्यादा जो है अहमियता दी जाती है। ठीक है, क्या, हाँ हाँ, ओपेरिन साहब का। ठीक है, तो संग्रहण किस रूप में, पाउडर, क्योंकि हम जब इसको संग्रहण करेंगे प्लाज्मा को, तो पानी के साथ तो रख नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो 90% पानी है, तो ये खराब हो जाएगा। अब इसको स्टोर करने के लिए इसमें से पानी निकालना पड़ेगा, और जब किसी पदार्थ में से 90% पानी आपने निकाल दिया, पाउडर के रूप में बचेगा। किस रूप में, अब बात आती है कि जब इसका उपयोग करना होता है, जब हमें क्या करना होता है, उपयोग किसका, प्लाज्मा का, प्लाज्मा का उपयोग। तो जब प्लाज्मा का उपयोग किसी रोगी के लिए किया जाता है, पहली बात तो किसके लिए करेंगे, रोगी के लिए, रोगी के लिए जिसके शरीर में हमें प्लाज्मा चढ़ाना है, उसके लिए करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लेंगे प्लाज्मा पाउडर, प्लाज्मा पाउडर प्लस क्या डालेंगे, उचित मात्रा में उतना ही जल, उचित मात्रा में जल। वापस कौन सी अवस्था में लाएंगे प्लाज्मा को, पूर्व अवस्था में, जो द्रव अवस्था थी इसकी पूर्व, वो अवस्था में 90% जल डाल के, और उसके बाद हम इसको किसको दे देंगे, रोगी को दे देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई। तो पीछे चलते हैं एक बार वापस से, हम आगे थे यहां पर, यस यहीं चल रहे थे अपन। ओके, तो हेडिंग आपने लगाया प्लाज्मा, नोट कीजिएगा, एज इट इज नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हाँ, राइट। कुल रक्त का 55% भाग होता है, कुल रक्त का 55% भाग होता है। नोट कीजिएगा कि कुल रक्त का 55% भाग होता है। फिर नीचे डिवाइड करके लिख लो, 55% प्लाज्मा को दो भागों में डिवाइड किया गया, 90% और 10%। 90% में क्या होता है, 10 में क्या होता है, देख लीजिए। हाँ, फिर तो वो वायुदाब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ना, ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो फिर आपको बी ए सेट चाहिए, वहाँ ब्रीदिंग एपरेटस सेट चाहिए, जो पीछे बंधा होता है वो। 90% भाग जल, इसी कारण से अवस्था तरल होती है। 10% भाग में कार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कर लिए नोट, चलें आगे। यस, आगे बढ़िए मित्रों, ये लीजिएगा। अगली बात लिखेंगे फैक्ट लगा के कि रक्त की अवस्था तरल होती है, रक्त की अवस्था तरल होती है, रक्त की अवस्था तरल होती है। नेक्स्ट बात लिखेंगे, रक्त की तरल अवस्था किसके कारण होती है, तो आगे डैश लगा के लिखेंगे प्लाज्मा के कारण। रक्त की तरल अवस्था किसके कारण होती है, तो लिखेंगे प्लाज्मा के कारण, प्लाज्मा के कारण। रक्त की पीएच मान 7.4, जो कि वीक बेस है, दुर्बल क्षार जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, रक्त की पीएच मान 7.4, दुर्बल क्षार, वीक बेस। अगला लिखेंगे, रक्त की पीएच किसके कारण होती है, तो डैश लगा के लिख दो प्लाज्मा के कारण। रक्त की पीएच मान किसके कारण होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लाज्मा के कारण, इसके कारण, प्लाज्मा के कारण।
प्लाज्मा के कारण। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट नोट करेंगे, पीएच के बारे में कुछ बात लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन लिख लीजिएगा, एज इट इज नोट कर लो। खोजकर्ता सोरेनसन। पीएच, तो पीएच को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। खोजकर्ता लिख दो सोरेनसन। हालांकि केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां आपके केमिस्ट्री वाली सर पूरा डेरिवेशन में आपको बताएंगे। पदार्थ की प्रकृति, फिर लिखेंगे पदार्थ जिन पीएच 0 से 7 एसिडिक, पीएच 7 से 14 तो बेसिक क्षारीय, पीएच फिक्स 7 तो न्यूट्रल बोले तो उदासीन, और पीएच मान नो चेंज, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान कभी बदलता नहीं है तो वो बफर कहलाता है। और सबसे अच्छा बफर विलयन रक्त है, ब्लड है। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो नेक्स्ट, अब लिखो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला, संग्रहण यानी कि स्टोरेज इसका ब्लड बैंक में जो किया जाता है वो पाउडर के रूप में, पाउडर के रूप में इसका संग्रहण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है ब्लड बैंक में। और प्लाज्मा का उपयोग रोगी के लिए करेंगे, जिसमें हम प्लाज्मा पाउडर प्लस उचित मात्रा में जल, प्लाज्मा पाउडर उचित मात्रा में जल। हो गया? यस। तो इसी के साथ दोस्तों अपना एक इस यूनिट का सर्कुलेटरी सिस्टम जो चल रहा है, इसका एक टॉपिक अपना पूरा हो गया, रक्त का संगठन। अब इसी में आगे चलते हैं, और अब आप हेडिंग लगाए। देखिए प्लाज्मा का हल्का पीला जो रंग होता है ये होता है प्रोटीन के कारण, और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है इनके कारण से इनका हल्का पीला रंग होता है। ठीक है, जो अपन, हाँ सीरम कहेंगे। ठीक है, प्लाज्मा में से जल निकाल देंगे, सीरम कहलाएगा। ये मैं थोड़ा प्रोटीन में आप लोगों को बताऊंगा आगे। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें और जानते हैं फैक्ट के रूप में। ठीक है, तो एक तो नंबर लिखो आप, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। हेडिंग लगाओ फैक्ट में नंबर 1 रक्त वाहिनियां, बोले तो ब्लड वेसल्स। दोस्तों ब्लड वेसल्स बोलो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? हाँ, एक हो गई अपनी धमनी, एक हो गई धमनी यानी आर्टरी, धमनी, और एक हो गई सिरा। धमनी बोले तो आर्टरी, और सिरा बोले तो वेन्स। ठीक है,
दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, क्योंकि पूरा रक्त जो है वो प्रवाहित ही इनके अंदर होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, धमनी जो होती है, इन धमनियों का जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब हो गया व्यास, क्या होता है, व्यास, और ये व्यास है बीच वाला भाग, ये वाला, ठीक है। तो धमनियों का जो व्यास होता है, ल्यूमेन जो होता है दोस्तों, ये व्यास है, ये होता है कम, क्या होता है। लेकिन अगर यही मैं आपसे कहूं सिराओं के बारे में बात करें, तो सिराओं में ल्यूमेन क्या होता है, अधिक होता है, व्यास जो है इनका बीच का वो ज्यादा होता है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग। तो मैं लिख देता हूं यहां पर व्यास अधिक। अब मुझे एक बात बताओ, जहां व्यास कम होगा, ल्यूमेन कम होगा, वहां प्रेशर ज्यादा, तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर ब्लड प्रेशर, बीपी लिख देता हूं, ब्लड प्रेशर ज्यादा, और इनके अंदर ब्लड प्रेशर कम। बात क्लियर है, ध्यान रखना, सबको पता है कि धमनियों के अंदर कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, रक्त कैसा बहता है, शुद्ध, प्योर, यानी ऑक्सीजनेटेड। और सिराओं में रक्त कैसा होता है, अशुद्ध होता है, इम्प्योर, अशुद्ध होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें ऑक्सीजन ना होकर CO2 होती है, अशुद्ध होता है। लेकिन इसके अपवाद हैं, क्या है, अपवाद, धमनी का एक अपवाद है। और अपवाद क्या होगा, अपवाद वो होगा कि एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, सभी धमनियों में, सभी आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम है फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी आपको आगे मैं जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र, वहां समझ में आ जाएगी, जो फेफड़ों तक आती है, फेफड़ों से जाती है, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना, इस सिरा का भी एक क्या है दोस्तों, अपवाद है। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो कौन है, फुफ्फुसीय सिरा। धमनी बोले तो फुफ्फुसीय धमनी, सिरा पूछे तो फुफ्फुसीय सिरा। तो यहां भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन, ठीक है। आगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि वहां जब मैं बोलूं तो आपको ये ना लगे कि नए शब्द आपके लिए। बात क्लियर है। अब यहां पर एक नया शब्द आया, वो शब्द आया क्या, बीपी। क्या शब्द आ गया, बीपी, बोले तो ब्लड प्रेशर। देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या है, बीपी। दोस्तों बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, या इसी को क्या कह दो, रक्तचाप, रक्तचाप, या इसी को कह दो रुधिर दाब, क्या कह दो, रुधिर दाब। प्रश्न आता है कि इस रक्तदाब की खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता थे रॉकी एंड रीवा। कौन थे, रॉकी एंड रीवा। रॉकी और रीवा नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीपी के बारे में बताया, ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, और इन्होंने समझाया कि ये जो ब्लड प्रेशर है ना, ये मामला क्या है, ये मामला कुछ ऐसे है जैसे ये हमारी रक्त वाहिनियां हैं, चाहे धमनी है और चाहे सिरा, और इन रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है कौन, रक्त। और जब रक्त इन रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है तो इन रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर, रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर, लेकिन बाहर की ओर, गुब्बारे में हवा डालोगे, हवा कहां डाल रहे हैं, अंदर, लेकिन गुब्बारा कहां फूल रहा है, बाहर। गुब्बारे की आंतरिक सतह पर प्रेशर लग रहा है, इसलिए वो बाहर की ओर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने बताया कि जब रक्त वाहिनी में रक्त प्रवाहित होता है तो रक्त इन रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर, लेकिन बाहर की ओर, मैंने एरो बनाया ना बाहर की ओर, लेकिन बाहर की ओर क्या डालते हैं, दाब डालता है रक्त, और रक्त के द्वारा इन रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर बाहर की ओर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्टीफन हेल्स। क्या नाम था, स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स। और स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम बीपी का मापन किया, सर्वप्रथम बीपी ब्लड प्रेशर का मापन किया, और यह मापन किया घोड़ी में, किसमें, घोड़ी में इन्होंने मापा, घोड़ी में। तो सबसे पहले रक्त दाब को मापने का श्रेय किसको दिया जाता है, स्टीफन हेल्स को दिया जाता है, जिन्होंने रक्त दाब को घोड़ी में मापा। अगर प्रश्न पूछे कि खोजकर्ता कौन है रक्त दाब के, रॉकी और रीवा, और वह यंत्र जिसके द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है वो कहलाता है स्फेगमोमेनोमीटर, स्फेगमो
मैनोमीटर क्या कहलाता है? स्फेग्मोमेनोमीटर, वही जो डॉक्टर यहाँ लपेटता है, हवा डालता है, चेक करता है, वो वाला। ठीक है, तो बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, रुधिर दाब एक ही बात है। और खोजकर्ता रोक्यो रीवा थे, जिन्होंने बताया कि रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर लेकिन बाहर की ओर दबाव डालता है और रक्त के द्वारा ढाला गया यही दबाव रक्त दाब कहलाता है, जिसको स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले घोड़ी में मापा दोस्तों। और यंत्र जिसके द्वारा बीपी मेजरमेंट किया जाता है, रक्तदाब को मापा जाता है, वो है स्फेग्मोमेनोमीटर। बात क्लियर है? तो बैकाएं नोट करें, नोट कर लीजिएगा एज इट इज नोट कर लीजिएगा। नोट कर लो इसको, जैसा मैंने लिखा है उसी तरह से। रक्तवाहिनियां, ब्लड वेसल्स, धमनी और सिरा, आर्टरी वेन्स, व्यास कम होता है आर्टरी का, बीपी ज्यादा यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा, रक्त होता है शुद्ध। शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन युक्त होता है। अपवाद फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इन दोनों ही अपवादों की चर्चा हम दोहरे परिसंचरण तंत्र में करेंगे। नोट हो गया? चलिए, नोट हो गया तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लीजिएगा, नोट कीजिए। बीपी हेडिंग लगाएंगे, ब्लड प्रेशर। बीपी, ब्लड प्रेशर, इसी को ब्लड प्रेशर कहेंगे, बीपी को रक्तचाप भी कह सकते हैं, रुधिर दाब भी कह सकते हैं। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, रुधिर दाब। खोजकर्ता रोकेन ड्रीवा। नोट कर ले। खोजकर्ता रोकेन ड्रीवा, स्टीफन हेल्स वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने सर्वप्रथम बीपी का मापन किया, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, घोड़ी में सबसे पहले मापा। यंत्र स्पेग्मोमेनोमीटर। ये डायग्राम बना लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्लड आ रहा है, ये रुधिर वाहिनियां हैं, जिनमें रक्त जो है वो आंतरिक सतह पर बाहर की ओर दबाव डाल रहा है। और जो बाहर की ओर दबाव डाला जा रहा है यही बीपी कहलाता है, ब्लड प्रेशर।
नोट कर लिए? यस, तो बात समझ में आ गई। तो हमने जो चर्चा की थी दोस्तों, वो चर्चा आज हमने प्रारंभ की थी कहाँ से? प्लेटलेट्स से। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में हमने सारी बात जानी। उसके बाद में हमने कुछ फैक्ट देखे विटामिन के बारे में, फिर हीमोफीलिया रोग के बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हमने प्लेटलेट्स से संबंधित आगे की बात की। फिर हमने चर्चा की दोस्तों यहाँ पर मलेरिया की, और इसके बाद हम आए अगले पॉइंट पे जो था अपना प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हमने देखा 90% भाग और 10% भाग के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। और उसके बाद हमने इसके और जो फैक्ट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले तथ्यात्मक बातें हैं, इन पर हमने चर्चा की। इसके बाद हमने पीएच के विषय में कुछ जानने की कोशिश की है। और आफ्टर देन हमने जो चर्चा की वो अपन ने बात की दोस्तों किसके बारे में? रुधिर वाहिनियों के बारे में, जिनमें धमनी और शिरा के बारे में हमने जाना। और इसके बाद हमने चर्चा की किसके बारे में? हमने चर्चा की बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, और इससे अगला जो पोर्शन है वो अपन देखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।